हैं सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम्स तक की जो भी आपकी तैयारी है वो वहाँ साथ आपको मिलता रहेगा आगे भी। सीटेट में तो स्पेशली लगभग हर सब्जेक्ट पे काम हम कर लेते हैं जितना ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लेट्स लर्न स्क्वाड, हम लोग 6.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। किसी भी फेक चैनल, फेक वेबसाइट, फेक कोर्स, फेक कोई भी जगह अगर ऐसी है जो भी आपसे लेट्स लर्न के नाम पे या मेरे नाम पे वैसे मांगे, प्लीज़ उससे बच के रहिए। वो फ्रॉड होगा। या तो करियर विल पे कुछ कोर्सेज आते हैं या फिर फ्री मिलती हैं आपको चीज़ें लेट्स लर्न पे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी अगर कुछ भी कहता है तो आपको उस चीज़ से दूर रहना है ना। बुक्स हैं वो अमेज़ॉन पे मिलेंगी या फ्लिपकार्ट पे मिलेंगी या बुक स्टोर पे मिलेंगी, ऐसा नहीं कि कोई आपको पर्सनली बेच दे, तो उस चीज़ से बच के रहना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं आज की कहानी को। और अदर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो भी आपके पाइपलाइन में हैं, तो मिल जाएंगे आपको अगेन कल या परसों में ही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स पेडागोजी पे चल रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। पोल में आप आंसर करेंगे। ओहो और 4-5 लोगों मिल गए आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू। अब मुझे लगता है कि आपके 25 स्कोर हो जाने चाहिए। वो नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, 25 प्लस स्कोर कम से कम बोल रही हूँ मैं, 30 भी आएगा जिन लोगों ने थोड़ा सा और अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग पोल में देंगे। पहला क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, यानी जो बाल विकास है वो किन पक्षों में विभाजित किया गया है। पक्षों का मतलब यहाँ डोमेन्स की जगह टाइप्स भी लिख सकता था। वर्ड्स से खेला जाएगा पेपर में, वर्ड्स को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं 36% लोग। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, यानी मोटर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल। साइकोलॉजिकल कोई पक्ष नहीं होता, सोशल होता है, इमोशनल होता है, मोटर भी होता है, लेकिन ये हट गया। फिजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल कोई पक्ष नहीं होता। फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल, हाँ ये चारों पक्ष हैं। फिर भी देखेंगे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं होता, फिजियोलॉजिकल को चलो आप फिजिकल मान लेंगे, सोशल एंड इमोशनल। तो यानी तीनों में ही कुछ ना कुछ एक बड़ी फंडामेंटल गड़बड़ है कि भाई आध्यात्मिक पक्ष हमने नहीं पढ़ा विकास में कुछ भी, है ना। विकास का आध्यात्मिक पक्ष हमने नहीं पढ़ा। अगर हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल पक्ष भी हमने नहीं पढ़ा, कॉग्निटिव से ही जुड़ जाएगा अगर कहीं एग्जिस्ट करेगा भी तो। दूसरा हमने क्या नहीं पढ़ा, अगेन ये साइकोलॉजिकल पक्ष नहीं पढ़ा। तो एक ही उत्तर यहाँ सही बचता है। जनरली हम पढ़ते हैं विकास के 4 प्रकार हैं। निमोनिक है PCSE, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है बात। तो ये जो 4 प्रकार है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, इसमें हमें यहाँ फिजिकल मिल गया, कॉग्निटिव मिल गया, मोटर भी लेकिन है। मेजर प्रकार हैं वो 4 विकास के। इसका मतलब ये नहीं कि मोटर डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट टाइप नहीं है, टाइप तो है ही। तो इन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन जो कि सही है वो सी ऑप्शन है। इस बात को आप जान लीजिए। एक बार 1 मिनट देखिए, इसको क्लियर करते हैं ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। विकास के 4 पक्ष हैं जो मेजर टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, जो मुख्य प्रकार हैं वो है मेजर डोमेन्स आपके डेवलपमेंट के 4। PCSE से मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपकी शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक है, जो जिससे आप याद रख सकते हैं। PCS सबने सुना है। PCS में E और लगाना है, तो ये आपके 4 प्रकार बन जाते हैं। विकास के मुख्य प्रकार ये PCSE हैं, ठीक। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमें पता है विकास के 4 प्रकार हैं, जिसमें हमको पता है फिजिकल है, और इनका क्रम भी ऐसे वर्क करता है। फिजिकल यानी शारीरिक, फिर C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल और E फॉर इमोशनल, ठीक है जी। अब बाकी की भी टाइप आपने सुने हैं। आपने मोटर डेवलपमेंट भी सुना है, आपने मॉरल डेवलपमेंट भी सुना है ना। इमोशनल तो आ ही गया है यहाँ पे। तो ये कहाँ आएंगे? या लैंग्वेज डेवलपमेंट भी प्रकार है विकास का। तो वो सारे प्रकार हैं, बट मुख्य प्रकार 4 हैं। अदरवाइज तो ऐसे छोटे छोटे प्रकार फिर बहुत सारे हो जाएंगे। तो अगर हमें समझना है तो हम यहाँ ये समझेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ होता है मोटर डेवलपमेंट, यानी आपके शारीरिक विकास से ही गत्यात्मक विकास जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। ये मैंने नोट्स में भी इसी तरह से बताया है, ठीक। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, संज्ञान यानी आपके दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी और सैकड़ों ऐसी ही चीजें। तो मेंटल स्किल्स, अब जो भी दिमाग से जुड़ा हुआ विकास है, और लैंग्वेज कहाँ है, वो भी दिमाग से ही जुड़ी हुई है भाई। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी
किससे? संज्ञान से जुड़ गया। ठीक, तो मोटर डेवलपमेंट यहां आ गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट यहां आ गया, सोशल से ही जुड़ा हुआ। मानिए सोसाइटी ही नहीं है, आप अकेले ही हैं, तो सब सही है और सब गलत है, मतलब फिर सही गलत की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एक तरह से देखा जाए तो। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास आपका सोशल से जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात? इमोशनल डेवलपमेंट तो है ही अपने आप में। तो ये जो बाकी के 3 प्रकार निकल करके आए, या और भी ऐसे प्रकार अगर निकल करके आते हैं, वैसे स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल जैसा यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी मन या दिमाग से संबंधित होगा वो कॉग्निटिव में ही आ जाएगा ना। ठीक है ना बात? तो मोटर डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है और मॉरल डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है। ये आप लिख सकते हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा से दिया जाता रहा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है, विकास के प्रकार में नहीं आता, ये होता होगा या होता है अगर हम कहें। और साइकोलॉजिकल जैसा भी, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी विकास का कुछ नहीं है। ठीक, तो ये हम ध्यान रखेंगे, ये दोनों आपको भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्टर्स हैं, है ना। जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। तो क्लियर है बात? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। सोशल से जुड़ा हुआ है मॉरल यानी सामाजिक से नैतिक विकास जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, इससे ही भाषा का विकास जुड़ा हुआ है। फिजिकल यानी शारीरिक विकास, इससे ही मोटर यानी गत्यात्मक, गति करना, दौड़ना, भागना। शारीरिक विकास क्या है? शरीर का विकास हुआ है। गति का विकास इसी से संबंधित होगा फिर। ठीक है जी, क्लियर बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछा हुआ है, घबराना नहीं है आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और आंसर कीजिएगा पोल में। ठीक, ये शाम वाले सेशन से 9 बजे डेली आप लाइव आएंगे अगर, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो रही है, और ऑनलाइन प्रैक्टिस हो रही है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फोन की स्क्रीन में, क्योंकि पेपर अब ऑनलाइन देना है आपको। तो उस केस में कहीं से भी नुकसान नहीं है आपका, कि ये जो प्रॉपर एनालिसिस है वो हो पा रहा है, जो कि आवश्यक है। ठीक है, वाह बहुत ही बढ़िया। बैंड ही बज गई, इलेक्ट्रिक कट हुआ है, और जिसके कारण हम इंतजार करेंगे कि शायद 1-2 मिनट में अगर इलेक्ट्रिसिटी वापस आए। अब बस यही बाकी रह गया था। खैर कोई नहीं, देखते हैं, 1 आध मिनट वेट करते हैं, तो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। यस, आ गई है वापस से इलेक्ट्रिसिटी आपकी। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, मतलब सारे मज़े इनको 9 बजे ही लेने हैं। बताओ यार जाके ये गवर्नमेंट को कि भैया पढ़ने दिया करो, हमें बिजली दे दिया करो इस समय। देखिएगा ये कनेक्शन आई थिंक हटा दिया, इन्वर्टर से था इसका कनेक्शन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, बिना क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं 86% लोग। ए कह रहे हैं, 86% लोग कह रहे हैं ए है। ये मैक्स सबका सही प्रमोशन हो रहा है। देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 86% लोग कह रहे हैं जी ए है आंसर। चलिए समझते हैं, देखेंगे। आज हो जाओगे ऑन या फिर आरती उतारे हैं? हो रहे हैं भाई साहब, अभी थोड़े स्लो चलते हैं, कोई बात नहीं। इनका साबुन स्लो है, हमारे बोर्ड का थोड़ा समय लगेगा, वो अचानक से बंद हो गया था ना। देखिएगा ए कह रहे हैं 86% लोग। मैम क्या नहीं हो रहा? प्रिंट कॉपी नहीं हो रहा? क्या बेचना है क्या मार्केट में जाके? रुको 1 मिनट, लेट मी सी। प्रिंट हो जाएगा अगर आप नाम चेंज कर देंगे पीडीएफ का। उसके लिए भी मैं एक बार टीम से बात करके आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगी। एक नई कॉपी मैं आपको दूंगी जल्दी ही नोट्स की, और उसमें आप फिर आपके सारे काम हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर थे हम, और 86% लोग ए आंसर दे भी रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 86% लोग ए कह रहे हैं, समझते हैं। Which of the following principle states that development proceeds directionally from head to foot? अब ये आपके पेपर वालों की ही गलती है, ये प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक बना दिया इन्होंने। ठीक है, सिद्धांत की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है? सिर से पैर की ओर की दिशा जो है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आता है आपके मोटर डेवलपमेंट से ही संबंधित है एक तरह से, या फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो अगर हम बात करें, दे देंगे जी ईवीएस के नोट्स भी, अगर हम बात करें तो हेड टू फुट, यानी लॉन्गिट्यूडिनल भी लिख सकता था इसको, हेड टू फुट की जगह, शब्दों का खेल है बस। ठीक है, हेड टू फुट यानी सिर से पैर की ओर, या लंबवत विकास की दिशा अगर आपसे पूछ ले लॉन्गिट्यूडिनल, तो आपको पता है ये सेफेलोकॉर्डल की ही बात हो रही है। सेफेल मतलब खोपड़ी, हेड, कॉर्डल मतलब नीचे, कॉर्ड से नीचे जाते हुए। तो सिरोध पदोन्मुखी इसको हम कहते हैं, शीर्षगामी भी कह देते हैं, हेड टू फुट। इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर 88% नहीं, इसमें 95% सही होने चाहिए थे। ये क्वेश्चन बार बार आता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है नियर टू फार, यानी सेंटर टू पेरिफेरी। नियर टू फार यानी केंद्र से दूर, अधोगामी कहलाता है। ठीक, बाकी दोनों हमारे काम के नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ेंगे जवाब देंगे पोल में। देखिएगा, एक बच्चा है राघव, एक बच्चा है राघव, आपके जैसा छोटा सा बच्चा है,
कोई कह रहा होगा हमारे तो खुद के बच्चे हैं, हमारे जैसा छोटा बच्चा कैसे। चलिएगा, खैर देखिएगा, जवाब दीजिएगा। हिंदी का पेडागॉजी बहुत गलत हो रहा है, ईवीएस और हिंदी का। विनीता कह रही है, विनीता निकालेंगे, हम करते हैं कुछ प्रबंध, डोंट वरी। आप शर्ट पंजाब से लेकर गए थे क्या? नहीं यार, यहीं से लिया था, साउथ दिल्ली से। देखिएगा, अगर हम बात करें, फील आ रहा है पंजाब वाला। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, समझेंगे। एज एन इन्फेंट राघव, यानी एक इन्फेंट है, दूध पीता बच्चा है, या फिर हम कहेंगे जन्म से 2 वर्ष की उम्र का बच्चा है। राघव वॉज डेप्राइव्ड ऑफ पर्सनल अफेक्शन, यानी बच्चा जब छोटा था तो उसको प्यार नहीं मिला, घर वालों ने एकदम दिल से नहीं लगाया, ठीक। कई लोगों को अपनी कहानी याद आ गई होगी। इन हिज लेट चाइल्डहुड, जब उसका लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष का समय आया, जब वो बड़ा हुआ थोड़ा, ही फाउंड कंसिडरेट टीचर्स। कंसिडरेट मतलब चिंतनशील, जो आपके लिए चिंता करें, जो आपका ध्यान रखें, जो आपकी केयर करें, तो ऐसे टीचर्स उसको मिले। येट ही हैज इश्यूज ट्रस्टिंग पीपल एंड लैक्स करेज टू टेक रिस्क्स, यानी फिर भी उसको अच्छे टीचर्स मिले, कंसिडरेट टीचर्स मिले, चिंतनशील अध्यापक मिले, संवेदनशील मिले, फिर भी उसको मुश्किल होती है ट्रस्ट करने में। लोगों को ट्रस्ट करना उसके लिए बड़ी बात है। उसको लगता है कि लोग जो हैं ट्रस्ट ब्रेक कर देंगे, और रिस्क लेने में भी उसके करेज में कमी है, यानी वो लैक करता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, के जीवन में रिस्क ना लें, एकदम सेफ चलें, ऐसी सी उसकी सोच है। विच इशू ऑफ डेवलपमेंट एप्टली डिस्क्राइब राघव्स केस। जिन लोगों ने एरिक्सन पढ़ा है हमारे साथ, उनको पता है कि एरिक्सन की ये कौन सी कहानी है। बचपन से ही ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो स्टेज है वो आगे फॉलो कर रही है, प्रिवेलेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में ही अगर आपको वो प्यार, वो कदर नहीं मिली, तो बाद में आप भी किसी पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए भी, है ना। ये दूध का जला हुआ छाछ फूंक फूंक के पीने वाली बात है। ये ट्यूटोरियल, चलिए ठीक है, बताइए एक बार फटाफट से। सी ऑप्शन कह रहे हैं 49% लोग। मतलब राघव जो कि एक जब शिशु था, उसे माता पिता ने स्नेह से वंचित रखा, और बच्चे को प्यार चाहिए होता है। बाल्यावस्था, उसको लव वॉमिथ सब चाहिए। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे संवेदनशील अध्यापक तो मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में और जोखिम लेने में दिक्कत होती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है डेवलपमेंट का, या कौन सा इशू है ये? कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी, निरंतरता और अनिरंतरता का मुद्दा है पियाजे और वाइगोस्की वाला। पियाजे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, क्योंकि स्टेजेस में ब्रेक हो करके चलेगा, और वाइगोस्की कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं विकास सतत होता है, कुछ मानते हैं असतत होता है या कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो ये वो वाली तो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फिर आता है अर्ली लेटर एक्सपीरियंस इशूज। ये बात यहां सही लग रही है कि आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा, ये भी अपने आप में मनोविज्ञान में एक डिबेट है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो शुरुआत के साल हैं आपके जीवन के, वो डेवलपमेंट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, या ज्यादातर लोग ये मानते हैं, कुछ कहते हैं बाद वाले ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कौन सा इशू है अर्ली और लेटर एक्सपीरियंसेस का, कि बाद में अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल भी रहे हैं तब भी उसको ट्रस्ट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अर्ली एक्सपीरियंसेस उसकी लाइफ के खराब रहे हैं। तो ये अपने आप में एक मुद्दा है जिसकी बात यहाँ हो रही है। नेचर नर्चर इशू ये नहीं है, आंख बंद करके नेचर नर्चर इशू प्लीज ना लगाएं, इसमें हेरिडिटी की कहीं बात भी नहीं हुई है। माँ बाप में ट्रस्ट इशू था, ये नहीं है बात है माँ बाप ने प्यार नहीं दिया, वो एनवायरमेंट का खेल है। वो जो लव और केयर है वो एनवायरमेंट से मिलनी थी, माँ बाप जेनेटिक्स में लेकर के नहीं घूम रहे थे, है ना। तो वो वाला खेल नहीं है यहाँ। यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी, ये भी एक बहस है। नेचर नर्चर बहस होती है कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट नर्चर, तो वो भी यहाँ नहीं है। यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी होती है कि सबके लिए एक जैसा है, और इंडिविजुअलिटी होती है कि नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी एक बहस है। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन है, कि आपके जो शुरुआत के एक्सपीरियंसेस है, अर्ली और लेटर लाइफ एक्सपीरियंसेस में से दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में एक इशू है मनोविज्ञान में। ठीक है, कृपा करके इसको सी मुद्दा ना बनाएं, बिल्कुल भी सी आंसर इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो यहाँ हेरिडिटी की दूर दूर तक बात हुई है, और ना ही ऐसा कहा गया है कि कौन जरूरी है। ठीक है, नहीं तो मुद्दा ही एनवायरमेंट का था, तो नेचर तो यहाँ थी ही नहीं डिबेट में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 3। द प्ले दैट फैसिलिटेट्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग्स, यानी वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में मदद करे। यानी कुछ टाइप्स ऑफ प्ले होते हैं। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं गोविंद। अगर हम बात करें, कुछ टाइप्स ऑफ प्ले होते हैं। स्मार्ट वॉच दिखा दीजिए और कंपनी बता दीजिए, और बेच भी दें तनु, है लिंक भी दे दें डिस्क्रिप्शन में। पेपर आ रहा है, पढ़ लो यार, हैं क्या करोगे, इन बातों को रखा है क्या इनमें। ठीक, ये सब व्लॉग्स में दिखाते हैं हम, आप जाकर के देख सकते हैं, बस बेचते नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें, आएगा इस पे ब्लॉग पेंडिंग है। अगर हम बात करें तो वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में
सहायक होता है क्या कहलाता है? अब ए ऑप्शन कह रहे हैं 71% लोग। देखिए ये एक छोटी सी ट्रिक मान लीजिए आप कि आपके पेपर में 99% जो है अगर प्ले से क्वेश्चन आता है तो वो मेक बिलीव प्ले ही होगा, क्योंकि प्याजे इसी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं। अदरवाइज टाइप्स ऑफ प्ले पे अलग से क्वेश्चन आपका नहीं आता, मेक बिलीव प्ले के अराउंड ही घूमता है। कल्पनाशीलता वाला खेल ये प्रिटेंड प्ले का हिस्सा है। प्रिटेंड प्ले क्या होता है? यानी आप दिखा रहे हैं कि डॉक्टर खेल रहे हैं, है ना, आप कोई सिपाही पुलिस क्या क्या बोल रही हूँ मैं, पुलिस चोर, मेरे दिमाग में उल्टा ही चल रहा है, मैंने पुलिस को चुलिस बना दिया, पुलिस चोर खेल रहे हैं, ठीक। और इस तरह अगर डॉक्टर खेल रहे हैं, किचन सेट ला करके बच्चे घर में, कोई मम्मी बनने की एक्टिंग कर रहा है, कोई कुछ खाना बना के दे रहा है वो छोटे छोटे बर्तनों में, ठीक। तो ये क्या है? मेक बिलीव प्ले है। ये अर्ली चाइल्डहुड में आएगा पियाजे के अकॉर्डिंग। और वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, एक ऐसी चीज है जिससे बच्चा आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें, वो सोशल स्किल्स भी सीख रहा है अगर देखा जाए, ठीक। पैरेलल प्ले होता है जब दो बच्चे साथ में तो खेल रहे, मतलब हैं तो एक जगह पर, बट अपना अपना खेल कुछ खेल रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, पैरेलली खेल रहे हैं। पैरेलल समझते हैं ना, ऐसे दो रेखाएं पैरेलल समानांतर होती थी, जब वो एक बच्चा ए है वो यहां खेल रहा है, बी है यहां खेल रहा है, उस रूम में तो है लेकिन एक साथ नहीं खेल रहे हैं, यानी समानांतर खेल है। समझ गए ना? सॉलिटरी प्ले होता है जब बच्चा अकेला ही खेल रहा हो। इंडिपेंडेंट प्ले इसी को कह देते हैं, सॉलिटरी को ही, कि बच्चा अकेले खेले, जैसे आप कुछ भी अकेले खेल सकते हैं। बहुत हंसी आती है फालतू बातों पे हैं। देखो एक बार, कल्पनाशीलता वाला खेल या मेक बिलीव प्ले ये आपका अर्ली चाइल्डहुड का ही कैरेक्टरिस्टिक है, और बाकी जो है वो आपके इन्फेंसी में भी आ जाते हैं। जो पैरेलल प्ले है वो आपका 2 से 2.5 साल के बीच में रहता है, और सॉलिटरी प्ले उससे भी पहले। तो मेक बिलीव प्ले इज द राइट आंसर यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। पढ़िए, आराम से चलेंगे, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पेपर में फंस जाएंगे। एक एक ऑप्शन आपको समझ में आएगा तो अच्छा रहेगा। मैराथन कब से होंगी? कल एक बार हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं 9 बजे, आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। और अगर आप कहेंगे मैं थोड़ा और पहले भी ले सकती हूँ सेशन, 9 की जगह 8 या 8:30 भी कर सकते हैं, हो सकता है कल 8:30 सेशन लगे, एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। बट हाँ, कल हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो लंबा सेशन हो सकता है थोड़ा, ऐसा कुछ 2 घंटे का 1.5 घंटे का, जितनी भी देर लगेगी। 40-50 क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, जो ज़रूरी हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, नई शिक्षा नीति को लेकर के। फिर उसके बाद मैराथन्स हम होपफुली परसों से शुरू कर देंगे, या मतलब सेशंस जिनमें हम कंटेंट कर रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, इस क्वेश्चन की, 59% लोग डी उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इन लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी की अगर हम बात करें तो कौन सा लेवल है रीजनिंग का, तर्क का। डू चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट ओबे देम एज हिज पर्सनल ड्यूटी, यानी सभी के लिए रूल्स एक जैसे होने चाहिए, नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए, और हर किसी की ये ड्यूटी है कि वो नियमों का पालन करे, क्योंकि एक व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। एक रेड लाइट तोड़ेगा तो उसके पीछे सब रेड लाइट जंप कर देंगे। कौन सा लेवल है? लॉ एंड ऑर्डर का। रूल्स आर रिजिड नो मैटर व्हाट, किसी की जान भी बचानी तब भी कहेगा नहीं, रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कौन सा लेवल है? 4th स्टेज है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर भी कह देते हैं इसको, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। ये 4th स्टेज है आपकी। और सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल, पारंपरिक स्तर की, ठीक। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होता है, ये सेकंड स्टेज है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना, बच्चे ने पेंसिल तोड़ दी, मैंने उसका टिफिन खा लिया, ये वाली लड़ाइयां यहाँ होती हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तो फर्स्ट ही है, गुड बाय गुड गर्ल जो है आपका वो 3rd है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की तारीफ सुनने के लिए करेगा, ये सब नोट्स में गिवन है, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? पॉइंटिंग आउट टू द लेवल ऑफ द लेमनेड इन हर टॉलर बट थिनर ग्लास, सारा टीजेस हर सिस्टर दैट देयर फादर हैज गिवन हर मोर लेमनेड, यानी नींबू पानी पी रही हैं 2 बच्चियां। सारा जो है वो अपनी सिस्टर से कहती है कि मेरे ग्लास में जो है पानी वो ज्यादा है, हालांकि सारा का जो ग्लास है वो पतला और लंबा है, और वहीं जो दूसरी उसकी सिस्टर है वहां पर उसका ग्लास थोड़ा चौड़ा होगा, लेकिन दोनों में क्वांटिटी सेम है, ठीक। क्योंकि सारा को क्या लग रहा है कि ये जो मेरे वाला ग्लास है ये पतला और लंबा है, और जो उसकी सिस्टर है उसका ग्लास छोटा दिख रहा होगा बट चौड़ा होगा, लेकिन सारा कह रही नहीं, मेरे ही ग्लास में, ग्लास ए में ही पानी ज्यादा है, क्योंकि मुझे पापा ने ज्यादा पानी दिया है, पापा मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, या मम्मी मेरे से ज्यादा प्यार करती हैं, और तुमसे कम करती हैं क्योंकि तुमको कम दिया है। अब ये जो बच्ची है उसकी जो सिस्टर है डज नॉट रिस्पॉन्ड, इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी
कि हाँ पता है पागल है तो है ना, मन में सोचा हाँ पापा मेरे सामने ही दोनों ग्लासेस में, मेरे वाले ग्लास से ही तेरे वाले ग्लास में नींबू पानी डाला था, बराबर ही है, जितना मेरे ग्लास में था वही मिला है तेरे को। तो वो कह रही है हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा वादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हम सीधा एंड पे आ जाते हैं कि पूछ क्या रहे हो भाई। सारा न्यू दैट बोथ ग्लासेस कंटिन्यूड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट सारा एग्जिबिट्स। अपने लंबे मगर कम चौड़े ग्लास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उनसे ज्यादा नींबू पानी लिया है, उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उसके ग्लास से सारा के ग्लास में नींबू पानी डालते हुए देखा है। अब ये बच्ची सारा जो है ये वही है जो कह रही है कि मेरे ग्लास में पानी ज्यादा है। इसका मतलब इसमें अभी कंजर्वेशन नहीं आया, अभी रिवर्सिबिलिटी नहीं आई, अभी डिसेंट्रेशन नहीं आया, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही। सेंटर्ड है इसका थॉट। कहां सेंटर्ड है, ग्लास की हाइट पर। वो बाकी प्रॉपर्टीज देख ही नहीं पा रही कि उसकी चौड़ाई कितनी है, दूसरे ग्लास की लंबाई कितनी है, उसमें क्वांटिटी कितनी है। तो वो सेंट्रेशन है, विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, अभी केंद्रीकरण है। ठीक है, इसको कॉन्सेंट्रेशन के नाम से भी एक बार इसको दे दिया था ऑप्शन में, तो जरूरी है इसको देख के भटकना ही नहीं है। ये केंद्रीकरण की प्रॉब्लम है जो सारा एग्जिबिट कर रही है कि वो रिवर्स नहीं कर पा रही। उसका दिमाग ये नहीं जा रहा कि ये जो रिमोट है, अब कोई कहे कि ये तो व्हाइट कलर यही होता है यही होता है, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज ना देख पाए कि क्या कर सकता है, इसका कलर कौन सा है या इसकी जो डायमेंशन है, बस कलर पे फोकस है। ये नहीं देख रहे क्या शेप है इसकी, क्या मटेरियल यूज हुआ है। तो मतलब सारा सेंटर्ड है इस कलर पर, है ना। डिसेंटर नहीं कर पा रही कि बाकी और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बाकी और क्या विशेषताएं हैं। ठीक, एनिमेशन जैसा कुछ ये है नहीं, ये एनिमेशन नहीं, कुछ और एनिमिज्म होना चाहिए था इसको। जीववाद के जब बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव समझता है। सीरिएशन है, सीरीज में लगा पाए, बढ़ते और घटते क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लास इंक्लूजन अगेन आपका फिर हेल्प करेगा कंजर्वेशन में ही। ठीक, वो जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कह रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और समझिएगा। और ये सेंट्रेशन की प्रॉब्लम कब आती है, अगर यहाँ पे सारा की एज पूछ लेता तो आप समझ जाते कि सारा जो है 2 से 7 वर्ष की रही होगी, क्योंकि अभी कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ। ठीक है ना, और उसमें शायद लिखा भी हुआ 4 साल की बच्ची है, जितने भी साल की है देखिएगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे के अनुसार ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, किस अवस्था में विकास की, डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूज सिंबल्स यानी किस उम्र में बच्चा सिंबल्स का प्रयोग करना, प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस। ये वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो इस लॉजिकल रीजनिंग में कई लोगों का नंबर चला जाएगा, कई लोग इसका आंसर कुछ और कर देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ के समझना है। सिर्फ कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार आपको पूरा समझ के बिना समझ में नहीं आएगा। वो कीवर्ड्स आपको डुबवा भी सकते हैं अगर आप उनको सही से यूज करना नहीं जानते तो, है ना। कीवर्ड्स जो है, हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स बहुत बार याद कर लेते हैं पेडागोजी में, वो सिर्फ याद करने से नहीं चलेगा जब तक आपने उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व ना किए हो, नहीं तो वो हमें हमारी नैया पार नहीं कराएंगे। टूल की तरह है कीवर्ड्स या पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, आपको यूज करने आना चाहिए, अदरवाइज वही वर्ड आपका आंसर गलत भी करा सकता है जिसको आपने नेगेटिव मान रखा होगा। तो प्याजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल, यानी अब उसको पता है पेन, अब मुझे पता है ये पेन नहीं है, लेकिन मान लिया रॉकेट है, खैर ये, बट आपके लिए पेन है। ए फॉर एप्पल होता है, यानी वो भाषा समझने लगेगा, प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगेगा। जैसे रेड लाइट पे आपको पता है जब इस तरह का सिंबल है तो सीधे जाना है आपको। अगर आपको पता है टर्न लेना क्या है, वर्जित है, तो आप सिंबल से समझ पा रहे हैं। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल समझने लग गया, मतलब अब वो लैंग्वेज को, सिंबल्स को समझने लग गया है। ठीक है जी, मैम नोट्स प्रिंट हो पा रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रो बैलेंस सारी, है ना। नहीं हो पा रहा कह रहे हो पा रहा कह रहे हो, बता दो एक बार। मिस्टर तारीक, मैम बिग फैन ऑफ यू, प्लीज इंग्लिश अच्छे से करवा दो, इंग्लिश आपसे पढ़ा हूँ, देखता हूँ, ईवीएस, ये दोनों प्लीज अच्छे से करा दो। मैं अलग अलग से सेशन ले लूंगी, डोंट वरी, और कुछ कुछ क्वेश्चन एक साथ करा दूंगी, जैसे 50-100 क्वेश्चन एक साथ कर लिए, इंग्लिश के, मैथ्स के, हिंदी के। सीडी पे तो हम कर ही रहे हैं रात और दिन, देखिएगा, और टॉपिक्स भी कर लेंगे। अब आप लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं 44% लोग, जो कि गलत है आंसर। यही मैं बोल रही थी, अगर ध्यान सिर्फ कीवर्ड पे लगा दिया कि लॉजिकल रीजनिंग कौन सी है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और किसी की कोई इच्छा है आंसर करने की, देखूं इसमें कितने लोग सही दे रहे हैं। 40% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, बाकी सब गलत दे रहे हैं। देखिएगा, पोस्ट ऑपरेशनल जैसा कुछ होता नहीं है प्याजे की स्टेजेस में। फॉर्मल ऑपरेशनल में तो भाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, अमूर्त चिंतन, ये दोनों हट गए आसानी से। अब कंफ्यूजन बचती है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष में और 7 से 11 में। ठीक, अब ध्यान से पढ़िएगा, विकास का किस काल में वस्तुओं के लिए प्रतीकों का प्रयोग। अब हमें पता है सिंबॉलिक जो स्टेज है वो
प्री ऑपरेशनल है 100%, ठीक बात है, उस हिसाब से आंसर यही हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग फंसे हैं इस लाइन में, इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। ये नहीं कहा है कि आ चुका है तार्किक चिंतन, उभरने लगती है, एमर्ज होने लगती है। उभरनी तो शुरू हो जाएगी, या 7 साल का हुआ अचानक से एक दिन प्रकट हो गई आपकी तार्किक चिंतन जो है ना, तो उभरनी शुरू तो पहले से हो जाएगी या नहीं? तो कुछ चीजें ऐसी हैं इन स्टेजेस में, मान लीजिए ऑब्जेक्ट परमानेंस कई बार आपको प्री ऑपरेशनल में भी देगा, और होता वो किसकी विशेषता है? सेंसरी मोटर की। तो ऐसा नहीं है ना कि एक दिन बच्चा 2 साल का हुआ और अचानक से अब पीछे की सारी विशेषताएं चली गई, धीरे धीरे प्रोसेस में चल रही होती है ना कुछ चीजें। बस फर्क इतना है कि हमने किसी स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक को बांट दिया है किसी और के साथ, किस स्टेज में ये होगा। तो यहां पे सिंपल जो आंसर है वो प्री ऑपरेशनल है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी एमर्ज होना शुरू हुआ है, उभरना शुरू हुआ है तार्किक चिंतन। मुख्य जो यहां पे चीज पूछी है वो है सिंबल्स का यूज करना। तार्किक चिंतन आ नहीं गया है। अगर पूछा होता कि भैया कॉन्क्रीट लॉजिक किस स्टेज में आता है, तो आपको पता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, या जो लॉजिक है वो सबसे पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, जिसको हम आगमनात्मक तर्क कहते हैं। डिडक्टिव कहां आएगा? तो वो यहां आएगा। या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहां आएगी? एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक कहां आएगा? फॉर्मल में। लेकिन जब हमसे पूछा है सिंबॉलिक थॉट और सिर्फ ये कहा है कि अभी रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग, वो उभरनी शुरू हुई है, उभरने लगी है, आ नहीं गई है, तो आंसर ए ऑप्शन है। उभरने लगी है, लॉजिकल थिंकिंग आ नहीं गई है। सिंबॉलिक थॉट को कैसे इग्नोर करोगे सर? ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी नहीं होगा यहां। उभरने लगा है, लॉजिक जब आ जाए तब की बात है। अगर सिंबॉलिक थॉट नहीं लिखा होता तो हो जाता है इसका आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ऐसे ब्लंडर्स नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमन इज ट्राइंग टू, इसीलिए इस बार की लैंग्वेज जो है वो घुमाने वाली है थोड़ी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिएगा, तसल्ली से चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी हमें है नहीं। एक एक चीज दिमाग में बैठनी चाहिए पेपर के टाइम पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे वहां कि आपने कितने हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए थे, ये देखा जाएगा आपकी समझ कितनी अच्छी है। कल वाला पीडीएफ टेलीग्राम पर नहीं है, कृपया उस पीडीएफ को दे दीजिए जिसके अनुसार हम अपनी स्टडी अच्छे से कर सकेंगे। बिल्कुल सही याद दिलाया दक्ष आपने, मैं आज ही रात को वो अपडेट कर दूंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। बिल्कुल आप ही के लिए बनाया गया है वो। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम 30,000 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 10,000 लोगों ने लाइक किया है आज। भूल जाते हैं आप लोग, अगर मैं भूल जाऊं लाइक शेयर कहना तो, मतलब कुछ लोग, कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से ही लाइक कर देते हैं, मतलब कुछ क्या 1/3 10,000 लोगों ने अगर लाइक किया तो लाइक शेयर करते रहिए, खुशी खुशी एनर्जी बनी रहती है, अच्छा लगता है। कमेंट्स में विचार बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सी कह रहे हैं 93% लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग एटलीस्ट इस चीज में तो क्लियर हैं। अमन इज ट्राइंग टू फिक्स द पीसेज ऑफ अ पजल। अमन एक बच्चा है जो एक पजल के, एक पहेली के टुकड़ों को एक साथ फिट करके लगाने में स्ट्रगल कर रहा है। टू फिट द करेक्ट पार्ट्स एट द राइट प्लेसेस, ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ आना है। हिज मदर प्रोवाइड्स हिंट्स, उसकी माता जी ने उसको क्या है, हिंट्स प्रोवाइड की, उसको थोड़ा सा हेल्प कर दी, संकेत दे दिए। एंड क्यूज, जिसको सेम ही बात है हिंट और क्यूज, इन द फॉर्म ऑफ हाउ, व्हाट, व्हाई, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे और उसको इनडायरेक्टली हिंट्स दे दें। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्कीज थियोरी ऑफ लर्निंग, दिस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग विल बी, यानी ये जो सहायता दी है माँ ने, जो माता जी हैं इस बच्चे की, अमन की, उन्होंने सॉल्व नहीं कर दिया पहेली खुद से, पजल को खुद से फिक्स नहीं किया है, बस इसको हिंट दी है, कुछ क्वेश्चन पूछ के, व्हाट, व्हाई, हाउ, है ना। मान लीजिए आपको पता करना है कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो उस केस में अगर मान लीजिए आप बच्चों को भी दिल्ली लेकर के आए हैं, तो आप उसको बता रहे होंगे कि अच्छा तुम्हें पता है एक बार हम वहां गए थे, तुम्हारी मौसी कहाँ रहती हैं, तुम्हारी फलानी कहाँ रहती है, कुछ भी घुमा फिरा करके आप उसको हिंट दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। तो उस केस में क्या हुआ, यही स्कैफोल्डिंग है वाइगोस्की के अनुसार, कि जब आप हिंट देते हैं या हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देते हैं तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है लर्निंग की, डिमोटिवेट कर रही है बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं। मेक हिम अग्रेसिव, गुस्सा दिला रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए पाड़ का, ढांचे का, टेम्पररी हेल्प का काम कर रही हैं, स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो कि वाइगोस्की कहते हैं कि इसको यूज किया जाना चाहिए, जैसे मैं शायद अभी आपके लिए कर पा रही होंगी। विल नॉट हेल्प इन लर्निंग, ऐसा नहीं है कि सीखने में मदद नहीं हो रही इस चीज से, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगेन एक और क्वेश्चन वाइगोस्की से ही है। क्या कहते हैं वाइगोस्की, इन वाइगोस्कीज थियरी असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय। असिस्टेड का मतलब होता है सहायक खोज, जिसमें सहायता मिल रही हो या आप सहायता दे रहे हो, उसको असिस्टेड लर्निंग हम कहते हैं, कि आपको असिस्ट करने के लिए कोई वहां है। ठीक है जी। हॉर्स देख के बोलता है वाह कितना बड़ा कुत्ता है। अच्छा 3 साल का बच्चा। प्याजे के अनुसार कौन सा सही है? सिमुलेशन, मेक बिलीव प्ले और समझा दीजिए। ये अपने आप बनाया आपने है, ऑप्शन तो ठीक बनाओ कम से कम, इसमें तो एसिमुलेशन हो गया सिंपल, मुश्किल आप क्वेश्चन बनाओ यार। अगर
वो देख के बोल रहा है तो ये एसिमिलेशन का उदाहरण है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ये प्रॉब्लम किस तरह की है तो फिर वो उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा अगर उसको ये ठीक करना है तो, अदरवाइज तो ये तो एसिमिलेशन का उदाहरण है कि बच्चे को पता है कि कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, उसने हॉर्स देखा और कहा हाँ ये भी एक बड़ा सा कुत्ता है, दैट मीन्स जो उसने एसिमिलेट किया हुआ था स्कीमा में उसी को रिपीट कर दिया, तो ये तो एसिमिलेशन हो गया सिंपल। अगर क्वेश्चन इसी को आगे घुमा देगा तो आंसर बदल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं मैम, मेरे डीएलएड सेशन 2019-21 है, फाइनल ईयर का रिजल्ट 2022 में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, वैलिड था बिल्कुल रुबेल अंसारी, और नोट्स प्रिंट हो जाएंगे। मैं एक बार कल फाइनल आपको दूसरी कॉपी दे दूंगी, और नहीं तो आप कंप्रेस करके पीडीएफ या नाम चेंज करके प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं प्रिंट। चलिएगा देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, 72% लोग बी कह रहे हैं कि वाइगोस्की के अनुसार असिस्टेड डिस्कवरी क्या है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व थोड़े ना, ये तो हेल्प बनेगी डिस्कवरी। तो असिस्टेड मतलब जहां लोग सहायता कर रहे हो एक दूसरे की, पीयर कोलैबोरेशन, सहपाठी सहयोग कहेंगे जब बच्चे एक दूसरे का, पीयर्स है ना, पीयर्स मतलब क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी सेम एज के लोग हो सकते हैं, आपके नेबर्स के बच्चे हो सकते हैं, मतलब जो आपके लगभग बच्चे की सेम एज के हो, जो उसके दोस्त हैं, तो एक साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट का कोई संबंध वाइगोस्की या पियाजे से नहीं है, तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, आज कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं क्या हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये कहता है अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, गार्डनर के अनुसार, जवाब दीजिए आप पहले, फिर मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ इसको, ठीक है जी। मैम नाम लीजिए, राकेश कुमार कह रहे हैं, नाम ले लिया राकेश आपका, अब आप जवाब दीजिए। आपका ऑल करियर विल प्लस यूट्यूब क्लास अटेंड कर रही हूँ, इतना काफ़ी है WTET क्वालिफाई करने के लिए, बंगाली पेडागोजी के लिए कुछ PDF दीजिए। यार बंगाली मेरे को खुद नहीं आती, मैं आपसे सीखना चाहूँगी कैनवस, और बाकी हाँ CDP आपका निकल जाएगा अगर आप वहाँ पर पेडागोजी स्पेशल में भी हैं, और ये वाले नोट्स भी इवन हेल्प करेंगे। मैंने थोड़ा सा देखा है, शायद सिलेबस पूरा नहीं देखा है, बट हाँ इनफ हो जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है तो वो आप पढ़ सकते हैं, बाकी पेडागोजी स्पेशल में तो ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो ही जाते हैं देश भर के सभी एग्जाम को लेकर के। देखिएगा, चलिए लाइक शेयर करिए खुशी खुशी से हैं, और ये वो मैं वैसे वाली बातें कर रही हूँ है ना, कि जोर से बोलो जय माता दी नहीं करते लोग। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, हावर्ड गार्डनर की थियरी के अनुसार, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस उनकी थियरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ड्स, visual words accurately and to perform transformation on one's initial perceptions। perception और visual world, perception कैसे बनता है आज भी हम क्लास में बात कर रहे थे। आपके 5 सेंसेस हैं, इनसे इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी, किसी को देखा 6-7 सेकंड में, पहला जो बोला जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो परसेप्शन क्रिएट हो जाता है आपके दिमाग में कुछ ही सेकंड में। और परसेप्शन कैसे क्रिएट होगा, आपके 5 सेंसेस से, आप किसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये जो 5 सेंसेस हैं आपके, ये आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और वो ब्रेन एक इमेज क्रिएट करता है जिसको हम परसेप्शन कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बात। तो ये जो विजुअल और परसेप्शन की बात हो रही है, यानी किसकी, कौन सी इंटेलिजेंस है इसमें, कार्टोग्राफर्स आएंगे, और कौन आएंगे इसमें, इंटीरियर डेकोरेटर्स आएंगे, समझ गए आप। इंट्रापर्सनल कैसे हो जाएगा सरकार, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, इंट्रापर्सनल कैसे हो जाएगा ये बताओ। इंट्रापर्सनल होता है खुद को जानना, और अगर हम बात करें, ये शारीरिक की तो बात ही नहीं हो रही है कि दौड़ना भागना स्पोर्ट्स डांस वगैरह की बात होगी, ठीक, वो भी नहीं है। स्पेशल इंटेलिजेंस सही है यहाँ, क्योंकि स्थानिक, विजुअल यानी स्थान से ही जुड़ी हुई बात हो रही है। विजुअल और परसेप्शन की अगर हम बात करें, लॉजिकल मैथमेटिकल में नंबर्स की बात होगी, तो दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता स्पेशल इंटेलिजेंस में आता है। ये एक बार इसको ऐसे समझेंगे भाई, एक मूर्तिकार है मान लीजिए, स्कल्पचर है एक, इसके उदाहरण है ये, ठीक है। एक कार्टोग्राफर है, जो व्यक्ति नक्शा बनाता है, तो उसको दिशाओं का ज्ञान होगा या नहीं, उसकी विजुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग होगी कि नहीं, कि कहाँ से कौन सी गली है। ये जो आपकी गूगल मैप वाली आंटी होंगी, ये आपको बताती है यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से लेफ्ट ले लो, वहां से राइट ले लो। कुछ लोग फटाफट से रास्ता बता देते हैं, कुछ लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यार इधर से उधर, उधर से इधर, वो पूरा घुमा देंगे आपको, यानी उनकी विजुअल स्पेशल मेमोरी अच्छी नहीं है। लेकिन जब विजुअल स्पेशल की बात होती है, यानी स्थानिक बुद्धि आपकी अच्छी है, यानी आप दिशाओं को लेकर, डायरेक्शंस का ज्ञान आपको अच्छा होगा, और आप को परसेप्शन जो है आपका दिमाग में सेट बनता है। अगर आप किसी को देख लेते हैं, आप वैसा ही स्केच बना देते हैं। कई लोग क्या बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं, तो वो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है उनके अंदर, कि वो जो देख लेते हैं उसको भूलते नहीं है, वो वैसी ही दिशाएं बना देते हैं। आपकी नाक भी वैसी बनाएंगे, हाथ भी वैसे ही बनाएंगे। तो कार्टोग्राफर है, स्कल्पचर है, या इवन
जो आपके सर्जन्स हैं उनमें भी ये बुद्धि पाई जाती है। सर्जन का आपको 2 जगह पे आंसर मिलेगा, सर्जन्स की जब हम बात करेंगे, खैर ये मैराथन में करेंगे, स्पेशल में भी और बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी। चलिए खैर, इवन पायलट्स में भी ये बुद्धि पाई जाती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, पायलट्स में हालांकि बॉडीली काइनेस्थेटिक भी पाई जाएगी, बट ये भी पाई जाएगी, क्योंकि अगर उनको दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तो आसमान में कहीं भी उड़ते फिरेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात हुई।